लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था एसएचएम में वो ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में पढ़ा था। स्प्रिंग मास सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे का पार्ट आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था स्प्रिंग और मास के सिस्टम के बारे में कि कोई भी स्प्रिंग और मास का जो सिस्टम होता है इसका जो ओमेगा होता है वो रूट ओवर के बाई एम होता है और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा या 2 पाई रूट ओवर एम बाई के होता है। ठीक है, तो जहां पर भी स्प्रिंग और मास अटैच होंगे ये टाइम पीरियड होगा। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि एक मास है जो स्प्रिंग से अटैच्ड है और ये मास एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये एसएचएम कर रहा है और इसका मास मान लो कैपिटल एम का है। इसका एम्पलीट्यूड भी कुछ होगा, हमको दिया हुआ है। और जब ये ऑसिलेट कर रहा था तो ये अगर इसकी मीन पोजीशन है तो जब ये मीन पोजीशन से पास कर रहा था तो उसी समय इसके ऊपर एक और मास स्मॉल एम का रख दिया गया। ठीक, तो जैसे ही ये स्मॉल एम का मास रखा गया इसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो बदल जाएगा। तो कितना होगा हमें ये पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ एम्पलीट्यूड was a initially, then find the new amplitude when a block of mass small m is placed when the capital M was passing through mean position। ठीक है, तो जब ये कैपिटल अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा था उसी समय स्मॉल एम इसके ऊपर रख दिया गया, तो अब नया एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात आपको ये समझनी है कि जो टाइम पीरियड होता है ये 2 पाई या जो ओमेगा होता है या टाइम पीरियड किसी भी एक की बात कर लें तो ओमेगा हमने सीखा कि रूट ओवर के बाई एम होता है। के बाई कैपिटल एम होगा पहले क्योंकि सिर्फ कैपिटल एम ऑसिलेट कर रहा था और उसी के ऊपर अगर हम स्मॉल एम और रख देंगे तो नया ओमेगा बदल के अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ये नया ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये जब मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी v थी, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर एक छोटा ब्लॉक रख देंगे इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी और यहां पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं क्योंकि जब हमने ब्लॉक रखा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हम यूज करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटल एम ब्लॉक की वेलोसिटी v थी, बाद में कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों की वेलोसिटी मिला के v डैश हो गई। ठीक, क्योंकि ये मीन पोजीशन है और हमको पता है कि जब एसएचएम होता है तो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी से सिस्टम चलता है या ब्लॉक चलता है और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है a ओमेगा। ठीक, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी बदल गई है क्योंकि एम्पलीट्यूड भी बदल गया है और ओमेगा डैश भी बदल गया है। तो यहां पर अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू लिखते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी v की वैल्यू a ओमेगा थी और यही वैल्यू बाद में m प्लस स्मॉल m टाइम्स a डैश ओमेगा डैश हो जाएगी। हमको a डैश निकालना है, ओमेगा डैश हमको पता है और ओमेगा भी पता है। ठीक, तो हम यहां से कह सकते हैं कि m इंटू a इंटू ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर k बाई m इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a डैश ओमेगा डैश की वैल्यू k बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो यहां से जब हम a डैश की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी a टाइम्स ऑफ रूट ओवर, ठीक है, ये k कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M प्लस रूट m इधर एक बचेगा और इधर रूट m बचेगा, तो ये बचेगा रूट ओवर m डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल m। ये इस ऑसिलेशन का नया एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, में क्या है कि अगेन इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहां पर एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M का है वो अटैच्ड है और इसके ऊपर एक और छोटा मास स्मॉल m का रखा हुआ है। ये दोनों एक साथ ऑसिलेशन कर रहे हैं, एक साथ SHM कर रहे हैं, ठीक है। अब ये छोटा वाला ब्लॉक इस ब्लॉक के ऊपर रख के अगर ये दोनों SHM कर रहे हैं तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब तक छोटा एम्पलीट्यूड है दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन एम्पलीट्यूड अगर बड़ा हो जाएगा तो छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक से गिर जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन blocks is mu and ground is smooth, then find the maximum amplitude to which both the blocks can oscillate together। दोनों ब्लॉक साथ में ऑसिलेट करते हैं तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है। अब जब ये ऑसिलेशन होगा तो जैसे जैसे ये ब्लॉक दूर चलता जाएगा स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ खींचने लगेगा, और अगर स्प्रिंग इसको पीछे की तरफ खींचने लगेगा तो ये ब्लॉक जो है ये जैसे जैसे दूर जा रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन थी, और मीन पोजीशन से जैसे जैसे ये दूर जा रहा है स्प्रिंग जो फोर्स से उसको खींच रहा होगा ये फोर्स बढ़ता जाएगा। ग्राउंड में कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, और अगर स्प्रिंग ने जो फोर्स लगा के इस ब्लॉक को खींचा है वो बढ़ता जाएगा तो स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर खींच रही है, ठीक है। तो स्प्रिंग अगर ब्लॉक को इधर खींच रही है तो ये ब्लॉक जो है इसको इधर खींचने की वजह से इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का वो राइट की तरफ लगेगा क्योंकि स्प्रिंग इसको इधर खींची है, और हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लगेगा। जैसे जैसे स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता जाएगा ये फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएंगे, और ये फ्रिक्शन कौन से होंगे, स्टैटिक होंगे। क्यों स्टैटिक होंगे? क्योंकि दोनों ब्लॉक एक साथ ऑसिलेट करने हैं, तो ये दोनों हमेशा अगर एक साथ हैं तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। जैसे जैसे ये दूर बढ़ता जाएगा, ये मीन पोजीशन से दूर बढ़ता जाएगा तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाएगा, और एम्पलीट्यूड के बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, और ये दोनों ब्लॉक अगर साथ में ऑसिलेट करना चाहते हैं तो ये फ्रिक्शन बढ़कर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, और अगर हम और एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तब ये फ्रिक्शन इन दोनों को साथ में नहीं रख पाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा ये अगर मीन पोजीशन थी तो ये अगर एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग के दोनों को साथ में मूव करवाएगा, ठीक। ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जब ये ऑसिलेशन होता है तो हमको पता है कि ऑसिलेशन में जो एक्सेलरेशन होता है उस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर राइट में होता है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में होता है। इसका मतलब जब ये दोनों ब्लॉक यहां पर पहुंचे हैं तो इनका डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर है, इसके एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर ए है क्योंकि एक्स की वैल्यू ए के बराबर है। खाली बता रहा है डिस्प्लेसमेंट राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में लगेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन लेफ्ट में होगा। अब ये दोनों ब्लॉक अगर साथ में ऑसिलेट कर रहे हैं और मैं अगर छोटे वाले ब्लॉक को देखूं, स्मॉल एम को अगर देखूं, तो स्मॉल एम के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? स्मॉल एम के ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लग रहा होगा, ठीक है, बाकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, इसका वेट mg नीचे लग रहा होगा, और क्योंकि ये दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों के पास यही एक्सेलरेशन होगा, तो इस ब्लॉक के पास भी यही एक्सेलरेशन होना चाहिए। और अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो हम लिखेंगे फ्रिक्शन का जो फोर्स लग रहा है इसी कारण एक्सेलरेशन आया है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ma, और
नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप देख सकते हैं mg के बराबर है, तो म्यू mg इज इक्वल टू ma, और यहां से mm कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई म्यू टाइम्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक, लेकिन आपको पता है कि एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर x की वैल्यू जो है वो a है, तो एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर a के बराबर होता है। तो अगर मैं इस एक्सेलरेशन को पुट कर देता हूं, ओमेगा स्क्वायर a इज इक्वल टू म्यू इंटू जी, इसका मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है k बाई m। कौन सा m? क्योंकि दोनों मिलकर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो k बाई टोटल मास कैपिटल M प्लस स्मॉल m, मतलब जो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये हो जाएगी म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई k। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम हमने सीखा कि जो ओमेगा होता है वो रूट ओवर के बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम होता है। ठीक है, तो जो भी मास ऑसिलेट कर रहा है उसका टोटल मास अगर हमको पता है तो ओमेगा निकाल सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि हमारे पास जो मास था उस पर हमने एक मास और रख दिया, जैसे अभी हम कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे अभी सिर्फ कुछ रुका हुआ है, ठीक है, एक मास हैंग कर रहा है, रुका हुआ है, जैसे हम इसके ऊपर एक छोटा सा मास और रख देंगे तो ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो जब ऑसिलेट करने लगेगा तो अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक, या एक मास हैंग कर रहा था, इक्विलिब्रियम में था, और उसमें से कुछ टुकड़ा टूट कर गिर गया, तो जब से टूट के गिरेगा तो बाकी बचा हुआ पार्ट ऑसिलेट करने लगेगा। तो जो ऑसिलेट करेगा उसका टाइम पीरियड की जहां तक बात है, जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग से एक मास अटैच्ड है और ये इक्विलिब्रियम में हैंग कर रहा है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर एक छोटा मास स्मॉल m का और रख देते हैं तो ये अब रखते ही ऑसिलेट करने लगेगा, और जो इसका टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई रूट ओवर, क्या फॉर्मूला था? 2 पाई रूट ओवर ओमेगा की वैल्यू रूट ओवर k बाई m थी, तो m अपॉन k, तो m प्लस स्मॉल m बाई k। ठीक, या ठीक इसका उल्टा अगर हम देखें कि ये मास यहां पर हैंग कर रहा था और तभी इसमें से कुछ टुकड़ा टूटा और गिर गया, तो जैसे ही ये टुकड़ा टूट के गिर जाएगा, ये बचा हुआ मास जो है, कितना मास हो जाएगा? ये कैपिटल M, ये स्मॉल m था, तो ये मास कितना हो जाएगा? कैपिटल M माइनस स्मॉल m। जैसे ही वो टुकड़ा टूट के गिरेगा अगेन ये ऑसिलेट करने लगेगा, और इसका जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ओवर, मास यहाँ पे जुड़ा था, यहाँ पे मास घटा है, m माइनस स्मॉल m बाई k। ठीक, एक तो ये हो गया कि टाइम पीरियड लिखना है। दूसरा, अगर आप याद रखें एक और तरीका कि अब जब ये ऑसिलेट करेगा तो इनके जो एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का, ये ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस मास के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये मास रखा है इसी से ऑसिलेशन हो रहा है। ये तो पहले से बैलेंस था, तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा mg बाई k के बराबर। ठीक, तो अगर हमें m का मास ऐड किया है तो mg बाई k, और यहां पर भी अगर मास जो सब्ट्रैक्ट हुआ है वो भी m का ही है, तो एम्पलीट्यूड mg बाई k होगा। इसका मतलब सिस्टम में कोई मास अगर जुड़ता है या घटता है उसकी वजह से एक एम्पलीट्यूड आ जाता है, और एम्पलीट्यूड mg बाई k जोड़ने में और घटने में दोनों आता है। टाइम पीरियड में जो मास टोटल हो गया है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो मास टोटल है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में समझते हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें कैसे निकालना है और सिंपल पेंडुलम किस तरीके से वर्क करता है। अभी तक हम लोग जो ऑसिलेशंस देख रहे थे, स्प्रिंग मास का ऑसिलेशन वो एक स्ट्रेट लाइन पे हो रहा था, लेकिन जो पेंडुलम होता है उसका ऑसिलेशन स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, बल्कि ये एक रस्सी से बांधकर इस तरीके से हैंग किया जाता है, और जब इसको ऑसिलेट करवाएंगे तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करता है। ठीक, और अगर ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है तो अब इसका टाइम पीरियड क्या है हमें ये पता करना है। ठीक है, तो यहां पर चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं, क्योंकि ये एसएचएम अब स्ट्रेट लाइन का नहीं है, ये एक तरीके का सर्कुलर एसएचएम है जो इस तरीके से ऑसिलेशन करे। ठीक है, तो दोनों एसएचएम को अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे ये लीनियर एसएचएम होता है और ये है एंगुलर एसएचएम। तो लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम में अंतर ये है कि यहां पर जो फोर्स होता था
ये माइनस ऑफ के एक्स के बराबर होता था एसएचएम में। यहाँ पे टॉर्क होगा, फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन वैसे ही है, बस फोर्स की जगह टॉर्क ने ले ली है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो एक्स होता था, जो मीन पोजीशन से पार्टिकल कितनी दूर गया है, यहाँ पे एंगुलर एसएचएम में वो एंगल थीटा कहा जाता है कि मीन पोजीशन से कितना एंगल ये पेंडुलम घूमा है। ठीक, फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग निकालते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। टॉर्क को हम लिखते हैं आई इंटू एल्फा, और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे माइनस ऑफ के बाई आई इंटू थीटा। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू या आप ऐसे लिखें, पहले स्टेप बाय स्टेप हम लिखते हैं। फोर्स को हमने लिखा मास इंटू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, टॉर्क को लिखा आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स, और एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस के बाई आई इंटू थीटा। ठीक है, ये जो ओमेगा है स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हम लोग रूट ओवर के बाई एम लिखते हैं, और यहाँ पे वही ओमेगा रूट ओवर के बाई आई बन जाएगा, बस ये अंतर आता है। ठीक, ओमेगा की वैल्यू निकल जाने के बाद आप टाइम पीरियड लिखते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला दोनों में सेम रहता है, 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ पर भी है, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका टाइम पीरियड लिखेंगे। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी तो टाइम पीरियड आ जाएगा, और ये रिलेशन जो है एंगुलर एसएचएम का हमें इस तरीके से यूज करना है। एंगुलर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी। एंगुलर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा लिखते हैं, जो होता है थीटा नॉट। जैसे ये ए उसका एम्पलीट्यूड था, वैसे ही एंगुलर एसएचएम में कितना मैक्सिमम एंगल घूमता है, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड कहा जाएगा, टाइम साइन ओमेगा टी, बाकी रिलेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो ये लीनियर एसएचएम की इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, या एंगुलर एसएचएम की है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब बस आते हैं इस सिंपल पेंडुलम में, और इसका टाइम पीरियड हमको निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है इसका, तो पहले अगर ये पेंडुलम इस तरीके से हैंग कर रहा था, ठीक है, और फिर अगर हमने इसको कोई एंगल घुमाकर इस तरीके से ले गए और यहां से रिलीज किया, तो अब ये एसएचएम करना शुरू करेगा। तो अगर ये एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है, तो हमें ये पता करना है इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है। इस रस्सी की लेंथ एल की है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर mg का फोर्स लग रहा होगा। mg के फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा, mg ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस तरफ आ जाएगा mg cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। ठीक, ये mg sin थीटा का जो फोर्स है ये लेंथ l के परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं टॉर्क निकालने को कहूं तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से टॉर्क की वैल्यू हम लिखेंगे mg sin थीटा इंटू एल के बराबर, ये टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू mg sin थीटा इंटू एल है, टॉर्क को अब लिखेंगे I इंटू एल्फा इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू एल। ये अल्फा की वैल्यू आ जाएगी mgl अपॉन I इंटू साइन थीटा। आपको ये समझना है कि जब भी एंगुलर एसएचएम होगा तो अल्फा की वैल्यू थीटा के टर्म में अगर मिल जाएगी तो हमको k बाई आई मिल जाएगा, तो ओमेगा मिल जाएगा और टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो हमें अल्फा की वैल्यू थीटा के टर्म में नहीं बल्कि साइन थीटा के टर्म में है। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं कि फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है, हम लोग जो सिंपल पेंडुलम है वो सिर्फ स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए ही पढ़ेंगे, और जब स्मॉल ऑसिलेशंस की हम बात करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा बन जाती है, और साइन थीटा की वैल्यू जैसे ही थीटा बनी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी mgl बाई आई इंटू थीटा। अब अगर आप इसको देखें अल्फा इज इक्वल टू mgl बाई आई इंटू थीटा, तो अल्फा की जो वैल्यू होनी चाहिए, माइनस को भूल जाओ, माइनस खाली डायरेक्शन बता रहा है, समथिंग बाई आई इंटू थीटा। और जो भी समथिंग बाई आई होता है, जो भी समथिंग बाई थीटा के संग जुड़ा होता है, उसी को हम ओमेगा कह देते हैं। ठीक है, तो या इसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, तो रूट लेके ओमेगा आ जाता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो उसका ओमेगा होगा वो होगा रूट ओवर mgl बाई आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये मास जो है
ये मास अगर m का है और ये इसका सर्कल जिस सर्कल पे घूम रहा है इसका रेडियस अगर l का है, तो हमको ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ml² लिखने के बाद ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √mgl अपॉन ml²। ओमेगा आ जाएगा √g/l। ये सिंपल पेंडुलम का ओमेगा होता है। और एक बार ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड आपको पता है 2π/ओमेगा, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। ये फाइनल फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ L की है, मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास उसका चाहे जितना हो पेंडुलम का, इस बॉब का, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करेगा कि रस्सी की लेंथ क्या है और ग्रेविटी क्या है। तो ग्रेविटी पर इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है। स्प्रिंग मास का जो ऑसिलेशन हमने अभी पढ़ा था, उसका टाइम पीरियड ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो आप उसको कहीं पर भी ले जाएं, मून में, अर्थ में, स्पेस में, उसका सेम रहेगा। पर लेकिन इसका टाइम पीरियड हर जगह पर अलग अलग होगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने देखा कि टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का है वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो जो भी पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा या थोड़ा ज्यादा होगा, स्मॉल ही होंगे दोनों, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कितना है इस पर टाइम पीरियड पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब अगर मैं पेंडुलम का एम्पलीट्यूड बढ़ा दूं, कम एम्पलीट्यूड ज्यादा एम्पलीट्यूड, तो उसका टाइम पीरियड दोनों केस में सेम होता है, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है। स्प्रिंग मास सिस्टम के साथ भी ये था कि उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k था। ठीक है, वहां पर भी कहीं एम्पलीट्यूड का कोई टर्म नहीं आया था, मतलब स्प्रिंग से स्प्रिंग है, मास लगा दिया, ऑसिलेट हो रहा है, ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, दोनों का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है एसएचएम में। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के बदलने से टाइम पीरियड नहीं बदलता, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो रस्सी से अगर बंधा हुआ है तो टेंशन हर जगह पर अलग अलग होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो टेंशन सबसे ज्यादा कहां पर होगी? तो आप सर्कुलर मोशन अगर याद करें, टेंशन सबसे ज्यादा लोवेस्ट पोजीशन पर होती है। ठीक है, और टेंशन अगर सबसे ज्यादा लोवेस्ट पोजीशन पर होती है तो वो टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम यहां पे होगी। तो क्वेश्चन मान लो आपसे ये पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक, लेंथ एल की है, ग्रेविटी जी होगी। तो अगर ये मास यहां पर v की स्पीड से चल रहा है, यहां पे टेंशन t की है, यहां पे mg का फोर्स लग रहा है, तो सर्कुलर मोशन में हम लोग लिखते थे सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स, और सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लगेगा वो t माइनस mg होगा, जिसको हम mv²/l के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू जो होगी, जो मैक्सिमम होगी लोवेस्ट पोजीशन पे, वो mg प्लस mv²/l के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें और आपको अगर ये दिया है कि इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड जो है वो ए के बराबर है, तो आपको पता है कि जब ये मीन पोजीशन है पेंडुलम की, ये मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पे जो मैक्स वेलोसिटी होती है वो ए ओमेगा होती है। ओमेगा कितना होता है? √k/m नहीं, वो तो स्प्रिंग मास का था, अभी हमने कुछ देर पहले निकाला इसका ओमेगा, ओमेगा इसका होता है √g/l। और अगर हम यहाँ पुट कर दें तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस m/l, v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a² g/l। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू आई है वो हो जाएगी, mg को कॉमन ले लोगे दोनों से, 1 प्लस a²/l² इंटू जी तो कॉमन हो चुका है, सॉरी, a² प्लस l², ये इस रस्सी की मैक्सिमम टेंशन होगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया सिंपल पेंडुलम। इसमें और भी डिफरेंट तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि ठीक है कि मैंने क्या किया कि एक इस तरीके से एक वॉल लगा दी, इंक्लाइंड वॉल है, ठीक है, जो वर्टिकल से एंगल बनाती है बीटा का।
और मैंने इस पेंडुलम को अल्फा के एंगल तक ले गया और यहां से छोड़ दिया, तो ये आएगा, इससे टकराएगा और फिर लौट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि इफ कोलिजन इज इलास्टिक देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर हमने इसको अल्फा के एंगल से रिलीज किया है तो मीन पोजीशन से ये जितने एंगल पर मैक्सिमम जाकर छोड़ा गया होगा ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो अल्फा इसका एम्पलीट्यूड है, अल्फा का एंगल, लेकिन बीटा क्योंकि कम है तो ये पूरा यहां तक गया नहीं, उसके पहले ही लौट आया। मतलब एक्चुअल एक्चुअल ऑसिलेशन होता तो ये ऐसा होता अगर ये दीवार नहीं होती, लेकिन दीवार होने के कारण ऑसिलेशन थोड़ा सा कम हो गया। ठीक, ये जो टाइम लगता है एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आने में T/4 लगता है, और फिर उसको यहां से यहां जाने में फिर से T/4 लगता है, क्योंकि इधर वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आया। जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, ये चार पार्ट के ऑसिलेशन बराबर बराबर समय के होते हैं, तो इधर वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन हाँ, ये T/4 का समय नहीं लेगा, ये कुछ कम समय लेगा। तो यहां से यहां जाने का समय अगर हम निकाल लें कि कितना लेता है, तो उतना ही समय वापस आने में भी लगाएगा, और टोटल टाइम हम लोग फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया कि एसएचएम की जो इक्वेशन होती है वो होती है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी, जब एंगुलर एसएचएम की बात करते हैं। और थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड है, जो देख सकते हैं कि अल्फा के एंगल से छोड़ा गया है, तो अल्फा की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आप ये समझिए कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। यहां से यहां तक जाने का समय, यहां से यहां तक जाने में ये कितना एंगल गया है, बीटा का एंगल गया है। इसका मतलब ये जो थीटा यहां दिख रहा है ये एंगल बीटा के बराबर लिख देंगे, तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1/ओमेगा साइन इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। ठीक है, ये टी का टाइम आ गया, जिसमें ओमेगा हमको पता है। कैसे पता है? ओमेगा की वैल्यू आपको पता है कि √G/L होती है। ठीक, तो ओमेगा की वैल्यू को अगर हम √G/L लिख दें तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू √L/G साइन इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। ठीक, अब हमको टोटल टाइम पीरियड चाहिए, तो टोटल टाइम पीरियड की बात अगर हम करते हैं तो टाइम पीरियड हो जाएगा T/4 प्लस T/4 प्लस स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, मतलब T/2 प्लस 2t। टाइम पीरियड का फॉर्मूला पेंडुलम का हमने पहले ही निकाला था, 2π√L/G। ये ओरिजिनल टाइम पीरियड होता था पेंडुलम का, और अगर 2 है तो 2 से डिवाइड, प्लस 2t, t निकाल चुके हो आप, तो 2 टाइम्स ऑफ √L/G साइन इनवर्स ऑफ बीटा बाई अल्फा। ठीक, तो हम कह सकते हैं जो टाइम पीरियड आएगा इसमें 2π, या आप कॉमन ले सकते हैं, कितना 2 तो कैंसिल हो जाएगा, √L/G कॉमन ले सकते हो, बचेगा पाई प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ बीटा ओवर अल्फा। ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर का जो टाइम पीरियड था वो तो T/4, और इधर का जो टाइम निकालना है ये इक्वेशन जो होती है, यहाँ पे थीटा को हम बीटा अगर रख देंगे तो ये टाइम मिल जाएगा, और ये टाइम निकालने के बाद T और T 2t, और इधर T/4 और T/4, इससे टोटल टाइम पीरियड निकलेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 pendulums of lengths 1.44 meter and 1 meter starts oscillating in same phase. After how many oscillations of longer pendulum
they have the same phase again। जहां तक सेम फेज की बात है तो ये हम लोगों ने एसएचएम की पहली या दूसरी क्लास में ये सीखा था कि सेम फेज में कितने समय के बाद आते हैं। ठीक है, तो सेम फेज में जो समय के बाद आते हैं उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, T1 T2 बाई T1 माइनस T2 का मॉड। इतने समय के बाद जो दो लोग हैं, दो ऑसिलेशंस हैं, अगर सेम फेज से स्टार्ट करते हैं इतने समय के बाद फिर से सेम फेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइम कैसे निकलेगा? एक की लेंथ 1.44 मीटर है, एक की लेंथ 1 मीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 का टाइम होगा 2 पाई रूट ओवर लेंथ कितनी है 1.44 बाई जी, और T2 का टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट ओवर 1 बाई जी। तो अगर हम इसमें पुट कर देते हैं इनकी वैल्यूज, तो T1 T2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 पाई रूट ओवर 1.44 बाई जी, 2 पाई रूट ओवर 1 बाई जी डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ओवर 1.44 बाई जी माइनस 2 पाई रूट ओवर 1 बाई जी। तो ये 2 पाई बाई रूट जी आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 पाई बाई रूट जी हर जगह पे आता है, और ये 2 पाई बाई रूट जी कॉमन लेने के बाद अगर हम यहां से देखें तो ये 2 पाई यहां से मैं न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, 2 पाई रूट ओवर 1.44 बाई जी, 2 पाई रूट ओवर 1 बाई जी डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट ओवर 1 बाई जी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई जी कॉमन लेने के बाद इसके बाद बचेगा रूट ओवर 1.44 माइनस 1। ठीक है, इतना बचेगा। तो ये 2 पाई रूट ओवर 1 बाई जी, 2 पाई रूट ओवर 1 बाई जी कैंसिल हो जाएगा, और जो टाइम आ रहा है वो हो जाएगा, इधर बचा है 2 पाई रूट ओवर 1.44 बाई जी डिवाइडेड बाई यहाँ कितना बचा है रूट ओवर 1.44। 1.44 का रूट होता है 1.2, और 1.2 माइनस 1 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इतना समय लगेगा, लेकिन हमको समय नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि कितने ऑसिलेशंस अब तक बड़े वाले पेंडुलम के हो चुके होंगे। ठीक, तो 0.2 को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ 2 पाई रूट ओवर 1.44 बाई जी। क्या ये टाइम पीरियड 2 पाई रूट 1.44 बाई जी ये बड़े पेंडुलम का टाइम पीरियड था? अगर ये बड़े पेंडुलम का टाइम पीरियड था तो हम कहेंगे 5 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ बिगर पेंडुलम, मतलब बिगर पेंडुलम के कितने ऑसिलेशंस हो चुके होंगे? 5 ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस ऑफ लॉन्गर पेंडुलम की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम के बारे में आज पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें कंपाउंड पेंडुलम आ जाएगा। कंपाउंड पेंडुलम में क्या होगा कि जैसे पूरा एक रॉड है, उस रॉड ऑसिलेट करेगी, या एक डिस्क है, डिस्क को पकड़ के ऑसिलेट करा दिया गया। तो कंपाउंड पेंडुलम में हम उन चीजों को पढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम में कुछ और चीजें भी हम लोग ऐड करेंगे, जैसे सिंपल पेंडुलम को हम लिफ्ट के अंदर रख देंगे तब उसका क्या टाइम पीरियड होगा। ठीक है, या हम उसको एक मूविंग कार के अंदर रख देते हैं जो एक्सेलेरेट कर रही है, क्या टाइम पीरियड होगा। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई ब्लॉक सरकता हुआ आ रहा है, उसके ऊपर पेंडुलम लगा देंगे तो क्या टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड पेंडुलम का हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कंपाउंड पेंडुलम में आते हैं। ठीक है।